सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी का उड़ान कैरियर इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपका साथी आयुष सोनी। हम अंतिम क्लास में महाराणा कुंभा के बारे में पढ़ रहे थे। कुंभा 1433 में मोक्कल की मृत्यु के बाद राजा बनता है। उसके पश्चात 1437 में वह सारंगपुर का युद्ध लड़ता है महमूद खिलजी के खिलाफ और वह जीतता है। उसके पश्चात 1438 में राणा कुंभा चुंडा सिसोदिया की मदद से रणमल की हत्या करता है और जोधपुर पे या फिर अपन कह सकते हैं मंडोर पे अधिकार कर लेता है। 1453 में जोधा पुनः मंडोर पे अधिकार करता है और हंसाबाई की मध्यस्थता से राणा कुंभा और जोधा के मध्य एक संधि होती है जिसे अपन कहते हैं आवड़ बावड़ की संधि। आवड़ बावड़ की संधि के अनुसार कुंभा के पुत्र रायमल का विवाह जोधा की पुत्री श्रृंगार कंवर से किया गया था। साथ ही इसमें मेवाड़ और मारवाड़ की जो सीमा था उसका निर्धारण किया गया और उसका केंद्र रखा गया था सोजत। सोजत से उत्तरी भाग हमेशा मारवाड़ का रहेगा और दक्षिणी भाग हमेशा रहेगा मेवाड़ का। उसके बाद हमने बात की तो नागौर विवाद। नागौर विवाद इस प्रकार था कि नागौर में शासक हुआ करता था फिरोज खां। फिरोज खां के एक भाई था जिसका नाम था मुजाहिद खां और उसका पुत्र था शम्स खां। राणा कुंभा ने शम्स खां की मदद करके शम्स खां को राजा बनाया, परंतु शम्स खां ने जो शर्तें रखी थी राणा कुंभा ने उनको मानने से मना कर दिया। इस कारण से कुंभा ने वापस नागौर पर आक्रमण किया और शम्स खां को राजा से हटाकर नागौर पर अधिकार प्राप्त कर लिया। उसके पश्चात शम्स खां गुजरात चला गया और वहां के कुतुबुद्दीन शाह से सहायता लेता है। कुतुबुद्दीन शाह और शम्स खां आते हैं और उनको वापस कुंभा हरा देता है। उसके पश्चात शम्स खां, कुतुबुद्दीन शाह और इधर से महमूद खिलजी, इन तीनों के बीच एक संधि होती है जिसका नाम है चंपानेर की संधि। वह होती है 1456 में। उसके पश्चात यह तय होता है कि गुजरात एवं मालवा की सेना दोनों मिलकर मेवाड़ पर आक्रमण करेगी, पर ऐसा हुआ नहीं। बदनौर में युद्ध होता है जिसमें महमूद खिलजी ही आता है और उसको वापस राणा कुंभा हरा देता है। इस जीत के उपलक्ष्य में वह बदनौर के अंदर एक माता जी का मंदिर बनवाता है जिसका नाम है कुशाल माता का मंदिर। उसके बाद इनके दरबारी विद्वान की बात करें तो ध्यान रखना, पहला नाम आता है इसमें हीरा जैनाचार्य हीराचंद, दूसरा मंडन, तीसरा नाम नाथा, गोविंद, टीला भट्ट एवं अन्य अदर। जिसमें अगर अपन ध्यान रखें तो इसके अगर साहित्य की बात करें तो साहित्य में आते हैं इसके द्वारा लिखी गई पुस्तकें जिनका नाम है चंडी शतक, संगीत राज, संगीत रत्नाकर, संगीत मीमांसा, कामराज रतिसार, काम प्रबोध आदि। उसके बाद अगर बात करें आगे तो इनके द्वारा बनाए गए दुर्गों के बारे में तो श्यामल दास ददीवाड़िया की पुस्तक जिसका नाम है वीर विनोद, उसके अनुसार मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण राणा कुंभा ने किया है। उसमें कुछ का पुनर्निर्माण है और कुछ का निर्माण है। जिसमें अगर नव निर्माण की बात करें तो कुंभलगढ़, माचन दुर्ग, उसके बाद बसंतगढ़ दुर्ग, उसके बाद और ध्यान रखें तो बेराड़ दुर्ग, भोमट दुर्ग आदि। अगर पुनर्निर्माण की बात करें तो उसमें आता है चित्तौड़ और अचलगढ़। आगे बात करें तो इनके जो मृत्यु थी, इनकी जो हत्या है वो उनका पुत्र उदा कर देता है। हम बात करें उदा की तो अपन पहले समझे उदा ने उदा ने कुंभा की हत्या कर दी। कुंभा की हत्या कर दी, हत्या कर दी। एक दिन रात को कुंभा अपने उदय जो उदा था वो अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था तो लिटिल लिटिल लगा रहे थे। और लिटिल लिटिल लगाते समय उन्हें ध्यान आया तो सारे दोस्त कह रहे थे कि तू अभी राजा नहीं बन सकता है, पहले तू बूढ़ा हो चुका है तो भी अभी राजा नहीं बन सकता है। अभी तेरा बापू है ना वो लगभग 25-30 साल और जिएगा, हट्टा कट्टा आदमी है कुंभा है। तो इस बात को लेकर उदयकरण को गुस्सा लगा कि यार क्या करें, मार देते हैं। और अगले दिन सुबह जब राणा कुंभा शिव जी की पूजा करके कुंभलगढ़ से बाहर निकला और मामादेव कुंड के यहाँ बैठा था, तब उदय पीछे से जाता है और उसकी हत्या कर देता है। इसके बारे में एक प्रसिद्ध दोहा है राजस्थानी में कि उदा बाप ने मारी जे लाख्यो न लावन लाज, देश बसायो रायमल सरियो एक न काज। मतलब उदा ने अपने बाप को मारा, कोई लाज शर्म नहीं रखी, उसने मेवाड़ी की मर्यादा को नहीं पहचाना। पर उसने मारा था राजपाट पाने के लिए, पर राजपाट तो रायमल को मिलता है। जो उदा ने जो कार्य सोचा था वो तो उसका हुआ ही नहीं, तो उदा द्वारा इसकी हत्या कर दी गई। उसके पश्चात 1468 से 1473 तक
उदा यहाँ अधिकार करता है। इसके और जो सामान थे साथ में जुड़े हुए, सब अपने हितों के लिए इसका साथ दे रहे थे। रायमल जो था वह गुजरात के ईडर में अपने ससुराल में रहा करता था, जो मेवाड़ के प्रति एकदम घनिष्ठ थे। उन सभी सामंतों ने कहा कि रायमल आप आइए और यहाँ के राजा बनिए, क्योंकि उदा, क्योंकि पितृहंता है, वो पिता की हत्या करके आया हुआ है, इसलिए उसको हम राजा नहीं चाहते हैं। तो रायमल स्वयं ईडर से वापस आता है और आने के पश्चात मेवाड़ का राजा बनता है। अगर बात करें तो 1468 से लेकर 1473 तक यहाँ जो राजा रह रहा है वो रह रहा है उदा। और उदा के साथ रायमल एक युद्ध करता है, उस युद्ध का नाम है दाड़िमपुर का युद्ध। दाड़िमपुर के युद्ध में रायमल उदा को हराता है। उसके बाद रायमल मालवा की तरफ जाता है सहायता के लिए, कि मालवा से सहायता लेके आऊंगा और यहाँ पे अधिकार करूंगा, परंतु ऐसा हुआ नहीं। उस जगह पर जब वो मालवा जा रहा था तो उसके ऊपर आकाशीय बिजली गिरती है और उसकी वहीं मृत्यु हो जाती है। बात करें तो ये बातें अपन कुछ लिखे हैं। बात करें महाराणा रायमल की। रायमल रायमल ईडर से आकर, ईडर, ईडर ससुराल है उसका, ससुराल से आकर, से आकर मेवाड़ का, मेवाड़ का राजा बना, राजा बना। ये बढ़िया अपने ससुराल में रह रहा था। इन्हें पता था कि उदा भाई साहब राजा बनेंगे पिता की मृत्यु के बाद। पर बाद में जब पता चला कि पिता की हत्या ही उदा भाई साहब ने की है, तो इनका गुस्सा खुल गया। इसने कहा कि अब उदा लायक नहीं है तो उसको हटाना है। तो आगे बात करें, इनके मध्य एक युद्ध होता है जिसका नाम है दाड़िमपुर का युद्ध। दाड़िमपुर का युद्ध। बात करें दाड़िमपुर के युद्ध की तो ये कब होता है, तो ध्यान रखना 1473। किस किस के मध्य होता है, तो एक तरफ है रायमल, रायमल, और एक तरफ है उदयकरण, उदयकरण। और इसी को अपन क्या नाम से जानते हैं, उदा। इस युद्ध में उदयकरण हार जाता है। हार कर, हार कर मालवा की तरफ गया, मालवा की तरफ गया, तरफ गया। दूसरी बात करें, मालवा में ही, मालवा में आकाशीय बिजली गिरने से, आकाशीय बिजली गिरने से गिरने से उदा की मृत्यु हो गई, उदा की मृत्यु हो गई। उदा अगर थोड़ा समय का वेट कर लेता, कुंभा हो सकता है 1 साल 2 साल के बाद स्वयं स्वर्ग लोक सिधार जाता, तो ये स्वयं राजा बन जाता है। कोई बीच में आता ही नहीं इसके, ना रायमल आता ना कोई और। पर इसने लालच किया, समय से पहले चीज को पाने का प्रयास किया, उस कारण से फिर इसको कुछ नहीं मिलता है। यह आदमी अंत में क्या होता है कि आकाशीय बिजली, भगवान ने भी कहा कि तेरे लक्षण तो नहीं है, तुझे मैं बुला रहा हूँ ऊपर, और आकाशीय बिजली गिरने के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। बात करें रायमल की तो रायमल ये युद्ध जीतता है, जीतता है। उदय ने जो काम किया था वह सही में बहुत बड़ा कलंक है मेवाड़ के ऊपर। मेवाड़ के ऊपर दो ही ऐसे कलंक है जो बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला जो कलंक आता है उसके ऊपर, वो आता है उदय द्वारा कुंभा की मृत्यु। और दूसरा जो कलंक है वह है भीम सिंह द्वारा अपनी राजकुमारी, जिसका नाम कृष्णा कुमारी था, उसको जहर देना। ये दो मेवाड़ रियासत के ऊपर कलंक है। तो हम बात करें तो उदय के बारे में, रायमल इस युद्ध को जीतता है।
रायमल जीतने के पश्चात अगर अपन बात करें उसके, तो उसने यहाँ पर अधिकार किया और वो 1473 से लेकर 1509 तक राजा रहा। इस समय उसकी 3 बीवियों के बारे में मुख्यतः वर्णन होता है। वह 3 बीवियां कौन कौन सी है, तो ध्यान रखना। इसमें पहली बीवी का नाम पढ़ते हैं अपन, उसका नाम है श्रृंगार कंवर। श्रृंगार कंवर। श्रृंगार कंवर का विवाह आवल बावल की संधि के अनुसार हुआ। आवल बावल संधि के आधार पर, के आधार पर विवाह। बात करें तो श्रृंगार करवार एक निर्माण करवाती है, निर्माण। और वो निर्माण किसका करवाती है, तो ध्यान रखना, गोसुंडी बावड़ी का। गोसुंडी बावड़ी का। कहाँ है, तो ध्यान रखना, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जयपुर चित्तौड़ की गोसुंडी बावड़ी का निर्माण किसने करवाया, तो याद रखना श्रृंगार कंवर, जो कि कहाँ की राजकुमारी थी, जोधपुर की, और जिसका विवाह किससे हुआ था, रायमल से। बात करें इस गोसुंडी बावड़ी से ज्यादा जरूरी अगर कुछ है, तो यहाँ पर एक अभिलेख मिलता है जिसका संबंध मेवाड़ से नहीं है, परंतु उससे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न उठे जाते हैं। नोट करके याद रखना, गोसुंडी का अभिलेख। गोसुंडी का अभिलेख, का अभिलेख। गोसुंडी का अभिलेख कब का है, तो ध्यान रखना 200 ईसा पूर्व। मतलब ईस्वी में नहीं है, ईसा पूर्व है, यानी शून्य से भी 200 वर्ष पहले। गोसुंडी के अभिलेख तो इसके बारे में यूं है कि डी.आर. भंडारकर एक बार गोसुंडी की बावड़ी देखने गए थे। उन्होंने पास में कहा कि एक पत्थर पड़ा हुआ है, इस पर क्या लिखा हुआ है, देखता हूँ। तो उन्होंने देखा तो उनको यहाँ से बहुत सारी जानकारियाँ मिलती है। पहली जो जानकारी उनको यहाँ से मिलती है वह मिलती है अश्वमेघ यज्ञ की। दूसरा, इसमें राजा का नाम लिखा हुआ था, वह गजवंश का शासक था जिसका नाम था सर्वतात, जो कि पराशरी का पुत्र था। तीसरा, यहाँ से अश्वमेघ यज्ञ की जानकारी मिलती है, और अश्वमेघ यज्ञ जो है वह हिंदू धर्म में किया जाता है। उसके पश्चात इसमें वैष्णव संप्रदाय की भी जानकारी मिलती है। अभी वर्तमान में पूछ लिया जाए कि यह अभिलेख कहाँ पड़ा है, तो ध्यान रखना उदयपुर संग्रहालय में। तो बात करें गोसुंडी अभिलेख, खोज खोज डी.आर. भंडारकर, डॉक्टर भंडारकर। जानकारी पूछ ले आपसे, जानकारी जानकारी तो हमें यहाँ से क्या क्या जानकारी मिलती है। पहली, यश अभिलेख, यह अभिलेख गजवंश के शासक, गजवंश के शासक सर्वतात का है, सर्वतात का है। सर्वतात के बारे में पूछ ले तो पराशरी का पुत्र था। दूसरी जानकारी, अश्वमेघ यज्ञ की जानकारी, अश्वमेघ यज्ञ की जानकारी। तीसरा आपसे पूछ ले, भागवत संप्रदाय, इसी को कहते हैं वैष्णव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय की जानकारी देने वाला
की जानकारी देने वाला। देने वाला प्रथम अभिलेख। प्रथम अभिलेख। अभिलेख। बात करें वर्तमान में। वर्तमान में उदयपुर संग्रहालय में। उदयपुर संग्रहालय में और भी बात की जाए कि इसकी भाषा क्या है, भाषा, तो याद रखना संस्कृत। संस्कृत। आपसे पूछ ले इसकी लिपि क्या है, लिपि, तो याद रखना ब्राह्मी। ब्राह्मी। ये बात की अपन ने किसके बारे में, घोसुंडी के अभिलेख से। यह घोसुंडी अभिलेख का मेवाड़ के राजवंश से कोई लेना देना नहीं है, परंतु क्योंकि ये घोसुंडा बावड़ी के समीप मिला है इसलिए अपन ने इसको यहीं पढ़ लिया। मैंने आपको पहले भी कहा है कि मैं जो ऐतिहासिक अंचल का पार्ट होता है वो सभी इन्हीं के साथ कवर कर लेता हूँ जितना हो सके, क्योंकि बाद में केवल कुछ ही पार्ट जो होता है वो बाकी रहता है। कुछ एक जो अभिलेख है उनके बारे में और ताम्रपत्र उनके बारे में जानना रहता है, बाकी सारा अपन किससे जान लेते हैं, इसी से जान लेते हैं। इसलिए मैं ना यही कंप्लीट कर देता हूँ। बात करें पहली पत्नी के बारे में बात की, बात करें दूसरी पत्नी रतन कंवर। रतन कंवर। रतन कंवर के दो पुत्र थे। पुत्र, और वो पुत्र कौन कौन थे, तो पहला नाम था पृथ्वीराज। पृथ्वीराज सिसोदिया। सिसोदिया, जिसको हम उड़ना राजकुमार भी कहते हैं। और इसका दूसरा जो पुत्र था उसका नाम था सांगा। इसी को अपन कहते हैं संग्राम सिंह। संग्राम सिंह। बात करें एक और पत्नी जिनका नाम था वीर कंवर। वीर कंवर। इन वीर कंवर के एक पुत्र था जिसका नाम था जयमल। जयमल। इनकी बात करें तो रतन कंवर के कितने पुत्र, दो, पृथ्वीराज सिसोदिया और संग्राम सिंह। और वीर कंवर के पुत्र कौन, जयमल। इससे पहले हमने जो बात की कि इनकी एक और पत्नी है जिसका नाम क्या है, श्रृंगार कंवर, जिसका विवाह आवड़ बावड़ संधि के तहत हुआ था। और इसने चित्तौड़ के अंदर एक बावड़ी का निर्माण करवाया जिस बावड़ी का नाम है घोसुंडा की बावड़ी। घोसुंडी की बावड़ी, सॉरी। उस घोसुंडी की बावड़ी के पास में एक अभिलेख मिलता है जिसे हम घोसुंडी का अभिलेख कहते हैं, जो कि 200 ईसा पूर्व का है। उससे हमें यह पता चलता है कि गजवंश के शासक सर्वतात का है। यह इस अभिलेख में की जो भाषा है वह है अपने संस्कृत। लिपि जो लिखी गई है वह है ब्राह्मी। इसका जो खोज करता है उसका नाम है डॉक्टर भंडारकर। इसमें हमें कुछ जानकारियां मिलती है जैसे अश्वमेघ यज्ञ की, भागवत संप्रदाय की या वैष्णव संप्रदाय की। उसके अलावा अब अगर अपन आगे बात करें तो रायमहल के निर्माण कार्य। रायमहल के समय कुछ निर्माण कार्य हुए। सबसे पहला जो निर्माण कार्य है उसने एकलिंग जी मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। और वर्तमान स्वरूप में जो अपन एकलिंग जी मंदिर देख रहे हैं वह रायमहल ने बनवाया था। अगला बात करें तो इनके समय इनकी बहन हुआ करती थी जिसका नाम था रमाबाई। उन रमाबाई ने रमा स्वामी का मंदिर बनवाया था जावर में। तीसरा, इन्होंने चित्तौड़ दुर्ग के अंदर अद्भुत शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। तो बात करें रायमहल के निर्माण की। निर्माण कार्य। निर्माण कार्य में सबसे पहले अपन लिख सकते हैं एकलिंग जी मंदिर का। एकलिंग जी मंदिर का। मंदिर का जीर्णोद्धार। जीर्णोद्धार कब कराया तो ध्यान रखना 1482 से लेकर 1400
83 के मध्य। वर्तमान वर्तमान स्वरूप दिया, स्वरूप दिया। ये बात करिए अपन ने किसके, एकलिंग जी मंदिर के बारे में। दूसरा जो इसका निर्माण कार्य है वह है अद्भुत अद्भुत शिव मंदिर, शिव मंदिर चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़। तीसरी बात करें तो वह इनका निर्माण नहीं है, इनकी बहन का है, पर इनके समय में हो रहा है, इसलिए हम यहां पढ़ते हैं कि बहन बहन रमाबाई ने रमाबाई ने जावर में जावर में रमा स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया, निर्माण करवाया। रायमल को क्या चाहिए था, कुंभा इतना बड़ा राज्य पहले से छोड़ के गया था, उसे सिर्फ काम करना था, यूं आराम से मस्त रहता था। इसके 4 पुत्र थे, 3 पुत्र थे और 1 पुत्री थी। बात करें रणमल के, सॉरी रायमल के, रायमल के पुत्र एवं पुत्रियां पुत्रियां वैसे रायमल के लगभग है ना 12-13 विवाह हुए थे, छोटा मोटा। पर अपन को जो याद रखना पड़ता है, इसके पुत्र भी काफी थे, पर हमें इसके 3 पुत्रों के बारे में पता होना चाहिए और 1 पुत्री के बारे में पता होना चाहिए। तो बात करें 3 पुत्र, 3 पुत्र 1 पुत्री, 1 पुत्री। अब उनके बारे में अपन बात करें तो सबसे पहले 3 पुत्र कौन कौन, तो सबसे बड़ा जो पुत्र था उसका नाम था पृथ्वीराज सिसोदिया। दूसरा जो पुत्र था इसका वो था जयमल, जयमल। तीसरा जो पुत्र था इसका वो था राणा सांगा, या फिर अभी अपन क्या लिख सकते हैं, सांगा। पुत्री थी इसकी जिसका नाम था आनंदाबाई, आनंदाबाई। सांगा जो था वो सबसे छोटा पुत्र था, और बड़े की बात करें तो सबसे बड़ा पुत्र था पृथ्वीराज सिसोदिया। पृथ्वीराज सिसोदिया और सांगा दोनों सगे भाई। जयमल जो था वो वीर कंवर का पुत्र था। तो होता यूं था कि सांगा सबका दुलारा था, मतलब अच्छा होता है ना बेटा कि है ना ये बहुत अच्छा है लड़का है, तो वो सबका दुलारा था, उससे सब प्यार करते थे, तो सब कहते हैं सांगा 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 की बात करते हैं। इस बात से जलन होती थी पृथ्वीराज सिसोदिया को और जयमल को कि रोज गया है। तो अब जब भी पृथ्वीराज सिसोदिया का और जयमल का मूड खराब होता था ना, तो वह सांगा का मूड सही कर देते थे। ले दे के है ना, अगर उनको ठोक ठाक करना था किसी से तो सांगा से कर लेते थे। इसी तरह सांगो को कूटते रहते। ये जो ठोक ठाक उन्होंने की थी ना, उसका फायदा आगे होता है, सांगा इतना मजबूत राजा बन जाता है कि उसकी हद नहीं। तो उसको ठोक ठाका कर रहे थे कौन, पृथ्वीराज और जयमल। सबको ये डर था, पृथ्वीराज को जयमल को ये लगता था कि अगला जो राजा बनेगा वो सांगा बनेगा, पता नहीं क्यों लगता था उनको। पर राजा बनने की जो सबसे ज्यादा जो दावेदारी थी वो पृथ्वीराज सिसोदिया की थी। पृथ्वीराज सिसोदिया, सांगा और जयमल और साथ में आनंद कुमारी को लेकर, जो इनका चाचा था जिसका नाम था सारंगदेव, वह इनको भीमल नामक एक गांव में एक बूढ़ी महिला के पास ले जाता है। और वहां जाके वो जो बूढ़ी महिला थी वो हाथ दे के भविष्य बताया करती थी। मैंने भी बताया था एक बार, वो भविष्य सच हुआ नहीं, पर ऐसे क्या बताया करती थी, भविष्य। तो उसने लेके जिस प्रकार से अगर माने तो ये एक पहाड़ी है, यहाँ पर बूढ़ी डोगरी रहा करती है, और ये चारों पृथ्वीराज, जयमल, सांगा, आनंदा कुमारी, चारों को लेकर इनका चाचा सारंगदेव भीमल लेके गया। भीमल
यहाँ पर डोगरी से पूछा कि है ना क्या मामला है, तो उन्होंने लेके है ना सबके हाथ देखे, सबके हाथ देखे, और सबसे पहले हाथ जो देखा था वो देखा जयमल का। और जयमल का हाथ देके कहा कि है ना तू ज्यादा टाइम का नहीं है भाई, तेरी वैलिडिटी खत्म होने वाली है, बहुत जल्दी तेरी मृत्यु हो जाएगी। जयमल ने कहा है, झूठ ली, और बाहर आ गया। उसके बाद उसने हाथ देखा पृथ्वीराज सिसोदिया का। उसने सीधा क्वेश्चन पूछा था कि है ना पृथ्वीराज ने कि है ना भाई मैं राजा बनने वाला हूँ या नहीं। तो क्या तू प्रसिद्ध तो होगा, पर राजा बनने का तेरे इतने ज्यादा मजबूत एरिया नहीं है पीछे, कि है ना मजबूत है नहीं है कि है ना तू राजा बनेगा ही बनेगा, दावेदारी नहीं है तेरी। वो दोनों बैठे हुए थे, तो जितने में है ना सांगा का हाथ देखा। सांगा का हाथ देखते ही उन्होंने कहा कि है ना सबसे ज्यादा मजबूत दावेदारी इसकी है। उसके पश्चात आनंदाबाई का हाथ देखा। आनंदाबाई का हाथ देके कहा कि तेरा नाम तो आनंद है, परंतु तेरे जीवन में एक भी आनंद नहीं लिखा हुआ है, बहुत दुख झेलेगी तू तेरे ससुराल जाके। उसके बाद पृथ्वीराज को गुस्सा आ रखा था, क्योंकि सांगा के बारे में बताया कि है ना इसकी दावेदारी मजबूत है, अगला राजा यह बनेगा। पृथ्वीराज वगैरह दोनों गुस्से में। पृथ्वीराज ने बाहर जाके जयमल से बात की कि सांगा राजा बनने वाला है। ठीक है, तो जयमल और पृथ्वीराज दोनों ने मिलकर एक आइडिया निकाला, ली तलवार और खोप दिया को मैं, कर दिया काना, और कहा अब बन के बता राजा। सांगा ने कहा कि अब मेरे को बचना पड़ेगा, यहाँ से भागो यहाँ से। वो यहाँ से भागता है, और एक बिदा जयमलोद नाम का एक व्यक्ति था जो कि राठौड़ था, उसका पूरा समूह इस मेवाड़ के क्षेत्र से जा रहा था, वो उनसे मदद मांगता है। उबिदा ने अपना घोड़ा देकर उसको यहाँ से भगाया। राणा सांगा सेवंतरी नामक जो गांव है, इस गांव में रूपनारायण मंदिर में शरण लेता है, और वहां से वह अजमेर की तरफ जाता है। वहां पर करमचंद पवार उसको शरण देता है, जो कि श्रीनगर का ठाकुर हुआ करता था। इधर पृथ्वीराज सिसोदिया, जयमल और आनंदाबाई चित्तौड़ में ही रहे। होता क्या है आगे सुनना। जैसे अपन बात करें सबसे पहले पृथ्वीराज सिसोदिया के बारे में, तो पृथ्वीराज सिसोदिया को राजस्थान का उड़ना राजकुमार कहा जाता है, क्योंकि इसकी रफ्तार बहुत ज्यादा थी, फटाफट पहुंच जाता था कहीं पे भी काम करने। तो इसको क्या कहा जाता था, उड़ना राजकुमार। तो याद रखना उपनाम क्या है इसका, उपनाम उड़ना राजकुमार, उड़ना राजकुमार, राजकुमार। इसकी पत्नी के बारे में ध्यान रखें, पत्नी, पत्नी का नाम था ताराबाई, ताराबाई। इन्हीं के नाम पे अजमेर के दुर्ग का नाम पड़ा तारागढ़। इनकी पासवान हुआ करती थी, पासवान, पासवान का नाम था अनोरस बाई, अनोरस बाई। इनका पासवान से एक पुत्र होता है जिसका नाम था बनवीर, बनवीर। और बात करें तो इन्हें इन्हें जीजा, जीजा जगमाल देवड़ा ने, जगमाल देवड़ा ने, देवड़ा ने जहर दे दिया, जहर दे दिया, दे दिया। इन्हें मृत्यु कुंभलगढ़ में हो गई, कुंभलगढ़। पूछ ले इनकी छतरी कहाँ है, छतरी तो भी कहाँ है, कुंभलगढ़, कुंभलगढ़। खंभों की संख्या पूछी जाए तो 12 खंभे। इस जगमाल देवड़ा जिसकी जीजा की बात कर रहे हैं, इसका विवाह आनंदाबाई से हुआ था। तो विवाह, विवाह, दिल लगा रहा हूं पर दिल जैसा था नहीं वो, किससे हुआ, जगमाल देवड़ा। बात करें अपन जयमल के बारे में, तो यह टोडा के, टोडा के सोलंकियों से लड़ता हुआ मारा गया, सोलंकियों से लड़ता हुआ, लड़ता हुआ
मारा गया, मारा गया। अब जो सांगा था वह यहां से चला गया कहाँ, श्रीनगर। तो ये ध्यान रखना, सांगा ने श्रीनगर, श्रीनगर अजमेर में शरण ली, अजमेर में शरण ली, शरण ली। अब इसकी एक एक की स्टोरी अपन समझते हैं। सबसे पहले अपन समझेंगे जगमाल की स्टोरी, जगमाल के साथ हुआ क्या। तो ध्यान रखना, क्योंकि उस जो बूढ़ी औरत थी उसने कह दिया था कि है ना तेरी वैलिडिटी कम है भाई, तू जल्दी मरने वाला है। वो क्यों मरने वाला है, तो एक जगह हुआ करती थी अपने राजस्थान में जिसका नाम है टोडा। वर्तमान में ये जो टोडा है ये टोक में आता है, टोक। यहाँ पर अधिकार किया करते थे सुल्तान सोलंकी, सुल्तान सोलंकी। और मुस्लिम आक्रांताओं ने ये टोडा छीन लिया, मुस्लिम आक्रांताओं ने टोडा छीन लिया, टोडा छीन लिया। इनकी एक पुत्री हुआ करती थी सुल्तान सोलंकी की पुत्री, ताराबाई, ताराबाई। अब बात कुछ ऐसी हुई थी कि जब मुस्लिम आक्रांताओं ने टोडा छीन लिया तो ये मेवाड़ में शरण लेने आते हैं रायमल के पास, और रायमल के सामने शरण लेते हैं। इन्होंने यहाँ पर एक बहुत बड़ी घोषणा की कि जो मुझे टोडा जीत के देगा उसका विवाह मैं ताराबाई से करूंगा। ताराबाई उस टाइम की ऐश्वर्या बान, ऐश्वर्या राय, बहुत ही सुंदर। तो जो जयमल था उसने कहा कि मैं करूंगा, मैं टोडा जीत के लाऊंगा। तो इसी बात पे जब उसने कहा तो सुल्तान सोलंकी ने उसकी सगाई कर दी ताराबाई से। तो इसकी क्या हो गई, आधा ही रखना क्या, सगाई। और किससे हुई है, जयमल से, जयमल सिसोदिया से, जयमल सिसोदिया से सगाई हो गई। एक दिन, अभी सगाई हुई हो रखी है, और एक दिन जयमल अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, लिटिल लिटिल पैक लगा रहा था। तो कहे कि यार, वो कह रहा है आप किसी भी बाप के लिए सबसे सुंदर लड़की उसकी बेटी होती है, अब उस बेटी को कभी देखा नहीं है। तो इसके दोस्तों ने कहा कि है ना भाई, तूने बेटी को देखा तो है ही नहीं, तूने सगाई कर ली डायरेक्ट, एक बार देख के तो आ। तो जयमल ने कहा कि ठीक है मैं देखने चला जाता हूँ। तो ये सोलंकियों के महल में चला गया, कहे कि मेरी सगाई हो रखी है, मैं मेवाड़ का राजकुमार हूँ, मैं एक बार ताराबाई को देखना चाहता हूँ। और राजस्थान में यह रिवाज रहा है कि है ना शादी से पहले लड़की दिखाते नहीं थे। आजकल तो क्या है, इंस्टाग्राम से कनेक्ट हो जाते हैं, एक दूसरे से वो सारी बातें कर लेते हैं जो बाद में करनी होती है। तो उसी तरह से इन्होंने भी लेके है ना बाबू सोना करना, तो उस समय होता नहीं था, तो ये देखने चला गया ताराबाई को कि है ना ताराबाई कैसी दिखती है। सुल्तान सोलंकी को जाके बोलेगा मुझे ताराबाई देखनी है, और पी हुई रखा था एकदम। सुल्तान सोलंकी ने मना कर दिया कि भाई हम नहीं दिखा सकते हैं, जब शादी हो जाएगी फिर देख लेना। तो जयमल ने वहां पे थोड़ी बहुत अपशब्दों का प्रयोग कर लिया सुल्तान सोलंकी के सामने, कि तुम मेरे पापा के राज्य में रह रहे हो और तुम मुझे कह रहे हो, मना कर रहे हो, मैं देख लूंगा तुम्हें। सुल्तान सोलंकी ने कहा हाँ हाँ अभी दिखाते हैं तुझे, और उसको मार दिया। इस चक्कर में जयमल की मृत्यु हो गई, कि जयमल को मार दिया। और सुल्तान सोलंकी अगले दिन रायमल के पास गए और वहां जाके बोले कि आपका देखो बेटा बदतमीजी कर रहा था, तो बाय मिस्टेक उसने भी पी रखा था, मैंने भी पी रखा था, थोड़ा थोड़ा झड़प झड़प में उसकी हत्या कर दी। फिर उन्होंने कहा देखो बात छुपा दो अभी, अब वो मैं जानता हूँ बेलगना था थोड़ा सा, तो ठीक है। तो इस प्रकार वो बात यूं तो नहीं आई कि सुल्तान सोलंकी ने उसको मार दिया, बात ये आई कि टोडा के सोलंकियों से लड़ता हुआ मारा गया। तो पहला व्यक्ति कौन मर गया, जयमल सिसोदिया। उसी के बाद आनंदाबाई का विवाह सिरोही के जगमाल देवड़ा से कराया गया। जगमाल देवड़ा हमेशा जो आनंदाबाई थी उसको परेशान करता रहता था, मारता पीटता। तो आनंदाबाई काफी दुखी थी। इस बात का पता चलता है पृथ्वीराज को। पृथ्वीराज लेके कहता है कि है ना ऐसा कैसे हो सकता है। तो थोड़े दिन के पश्चात मैं सिरोही जाऊंगा। उसको पहले बदला लेना था जयमल की हत्या का। तो उसने कहा क्या था भाई, तो टोडा की चाहिए था, तूने यही घोषणा की थी ना। तो पृथ्वीराज सिसोदिया जो था वो टोडा जीतता है, और उसके बाद उसकी पुत्री ताराबाई से विवाह करता है। एक दिन ताराबाई के और पृथ्वीराज सिसोदिया के बीच में झड़प हो गई किसी बात से, लेकिन नाराजगी हो गई, एक दूसरे से कहा सुनी, रूठ के ताराबाई चली गई कहाँ पे,
तारागढ़, अजमेर, दुर्ग में, वो वहीं रहा करती थी। और जब वो गई थी यहाँ से, तो जैसे वो इस तरफ जा रही है बाहर की तरफ, किले से बाहर, तभी किले से एक और लेडीज एंट्री करती है, जिनका नाम था अनोरस बाई। वह अनोरस बाई मराठा से आई, महाराष्ट्र से आई थी। और महाराष्ट्र से आई, अब पृथ्वीराज का पहले से दिल दुखी था, पत्नी गई हुई है, नाराजगी थी। तो उन्होंने क्या किया कि जैसे उसको देखा अनोरस का, उनका दिल पिघल गया। मैं कह रहा हूँ, राजा का जो दिल होता है वो लगभग 15-20 टुकड़ों में टूटा हुआ होता है, बहुत बड़ा दिल होता है उनका, तो वो सबको अपने दिल में रख लेते हैं। तो पृथ्वीराज जो सिसोदिया राजकुमार था, उसने लेके अनोरस बेगम से प्यार कर लिया, अनोरस बाई से प्यार कर लिया। और अनोरस बाई से प्यार करने के पश्चात उनसे एक अवैध संतान होती है, जिसका नाम था बनवीर। अगर पूछ ले आपसे कि बनवीर किसकी संतान है, तो वो पृथ्वीराज सिसोदिया की। अब इसके पश्चात जब ये हो गया, उसके पश्चात वह वापस सिरोही जाता है, और सिरोही में जगमाल देवड़ा को जाके कहता है, क्या है रे भाई, मेरी बहन को छेड़ेगा तो परेशान करेगा रोज, तेरी इतनी हिम्मत, मेवाड़ की राजकुमारी है वो, उसका नाम है आनंदा, उसको आनंदों में रहने दो। जगमाल देवड़ा पहले तो कुछ नहीं बोलता है, पर बाद में दिमाग लगाता है कि है ना, इसको मार ही देते टेंशन फ्री। तो वह इसकी हत्या करने के लिए उसके खाने में जहर मिला देता है। जहर मिलाने के पश्चात इसको न्यूज आती है कि कुंभलगढ़ में कोई आक्रमण हो सकता है, इसलिए जल्द से जल्द जो पृथ्वीराज सिसोदिया था, ये कुंभलगढ़ की तरफ निकलता है। और जैसे ही कुंभलगढ़ पहुंचता है, वह जहर का असर होता है, और उसके कारण से उसकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के पश्चात वहीं उसकी क्या बनी जाती है, छतरी। उसकी रफ्तार काफी ज्यादा थी, इसलिए उसे कहा जाता है उड़ना राजकुमार। तो बात करें, अब जो बात हुई थी यहाँ पे, क्योंकि सांगा यहाँ नहीं है, सांगा गया हुआ कहाँ पे, श्रीनगर, वो वहीं रह रहा है, वो वहां से आने का नाम नहीं। क्योंकि यहाँ पर कौन है, पृथ्वीराज सिसोदिया और जयमल दोनों मार देंगे। अब क्या होता है कि रायमल के समय काल में ही पृथ्वीराज सिसोदिया और जयमल की मृत्यु हो जाती है। आनंदाबाई दुखी कहाँ रहती है, सिरोही में, सिरोही में। तो अब लेके प्लान बनता है कि जैसे ही मृत्यु होती है रायमल की, जो कि होती है 1509 में, उसके बाद सांगा वापस आता है कि भाई साहब, अपने पृथ्वी भाई साहब भी मर गए, जयमल भाई साहब भी मर गए, तो अब राजा कौन बनूंगा, मैं। तो इसी प्रकार से कौन आता है, सांगा। इस प्रकार से कौन आता है, सांगा। तो अपन अगर बातों को लिखें तो लिख सकते हैं, जयमल की मृत्यु, जयमल की मृत्यु, मृत्यु। आगे एक बार उस बात से शुरू करते हैं, चलो छोड़ो। रायमल का भाई, रायमल का भाई, का भाई सारंगदेव, सारंगदेव, पृथ्वीराज, पृथ्वीराज, जयमल, जयमल, तथा सांगा, सांगा, और पुत्री आनंदाबाई, आनंदा बाई को लेकर, को लेकर भीमल गांव, भीमल गांव की एक, की एक बूढ़ी महिला के पास, के पास जाता है, जाता है। बूढ़ी महिला, बूढ़ी महिला भविष्य बताया करती थी, भविष्य बताया करती थी, बताया करती थी, करती थी। अब क्या क्या भविष्य बताया है, तो अपन बात करें पृथ्वीराज, पृथ्वीराज सिसोदिया के बारे में। तो पृथ्वीराज सिसोदिया का जो भविष्य बताया, वो बताया था क्या, प्रसिद्धि, प्रसिद्धि,
परंतु राजयोग नहीं, राजयोग नहीं। दूसरा, जयमल, जयमल अल्प आयु में मृत्यु, अल्प आयु में मृत्यु। तीसरा, सांगा, सांगा राजयोग, राजयोग। और उसके बाद आनंदाबाई, आनंदा बाई। तो आनंदाबाई के बारे में बताया, दुखी जीवन, दुखी जीवन। जब पृथ्वीराज के सामने जैसे ये न्यूज आई कि सांगा के राजयोग है, पृथ्वीराज और जयमल ने मिलकर, जब पृथ्वीराज ने तलवार निकाली और जयमल साथ में था, तो वो तलवार की जो हुल होती है आगे का किनारा, वह सांगा की आंख में लगता है और सांगा उसी दिन अंधा हो जाए, एक आंख से अंधा हो जाता है। अगर पहला पूछा जाए कि सांगा के ऊपर जो पहला घाव है वह किसके द्वारा दिया गया, तो सगा भाई कौन, पृथ्वीराज। तो याद रखना, राजयोग, सांगा का सुनकर, का सुनकर पृथ्वीराज ने, पृथ्वीराज ने तलवार से सांगा को मारने का प्रयास किया, मारने का प्रयास किया।